वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी में कैसे काम करता है, वेरिएबल का नाम रखने के गोल्डन रूल्स क्या है, वेरिएबल की क्या क्या टाइप्स हैं, क्योंकि हम कभी कहीं पढ़ते हैं कोई वेरिएबल लोकल होता है, कोई ग्लोबल होता है, कहीं ऑटो होता है, कहीं स्टैटिक होता है, कहीं रजिस्टर होता है, कहीं एक्सटर्न होता है। तो ये क्या चीज है, तो एक बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए ये सारी चीजों को बहुत क्लियरली समझना बहुत जरूरी होता है, ताकि आगे चल के उसको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो इस पूरे वीडियो में मैं देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे आप उन्हें डिक्लेयर करते हैं, क्या उनके रूल्स होते हैं, क्या उनके टाइप्स होते हैं, और आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं अपने बीटेक में या बीसीए में किसी भी कोर्स में, और इंटरव्यू में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से उस पर आंसर कर सकते हैं। ठीक, तो वेरिएबल को समझने से पहले मैं इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से जोड़ने की कोशिश करूंगा। जैसे आप ये समझिए, आपके पास आपकी एक किचन है, किचन में अलग अलग कंटेनर्स होते हैं, और हर कंटेनर्स के लिए आप एक स्पेसिफिक नाम दे देंगे, भाई चीनी का डिब्बा है, ये चाय का डिब्बा है, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू रहती है, चाय रहती है, नमक रहता है, जो भी रहता है, ठीक है। तो हर डिब्बे का बेसिकली क्या है, एक नाम है, और उसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज है, ठीक है। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट हम प्रोग्रामिंग में भी यूज करते हैं। हमारे कंप्यूटर की जो रैम होती है, वो रैम काफी बड़ा स्पेस होता है, ठीक है। अब हमें एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ मेमोरी चाहिए अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, पूरा हम यूज नहीं कर सकते, तो छोटे से ब्लॉक का हम एक नाम दे देते हैं और उसमें अपना डेटा स्टोर करते हैं। तो जो हम इस ब्लॉक को नाम देते हैं, उस ब्लॉक को जो हम नाम देते हैं, उस मेमोरी के एक छोटे से ब्लॉक को जो हम नाम देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। और उसके अंदर जो हम वैल्यू डालते हैं वो हमारे क्या कहलाती है, उस वेरिएबल की वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो टेक्निकल भाषा में आप इसे ये कह सकते हैं कि एक नेम्ड स्टोरेज लोकेशन है जो आपकी वैल्यू को क्या करती है, होल्ड करती है, ठीक है। हाउएवर इट कैन बी चेंज, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, चलाते वक्त आप इसकी वैल्यू को बदल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि हमें कोई भी वेरिएबल यदि डिक्लेयर करना है तो हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसका सिंटेक्स ये होगा कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले उसका लिखेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, और फिर लिखेंगे आप वेरिएबल का नाम। डेटा टाइप मतलब कि वेरिएबल किस तरीके का आप वहां पे स्टोर करेंगे, इंटीजर स्टोर करेंगे, फ्लोट स्टोर करेंगे, यानी कि पॉइंट वाला कैरेक्टर स्टोर करेंगे, तो वो आपको पहले स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप समझिए, यदि मैंने लिखा इंट एज, ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं कंपाइलर को बता रहा हूँ कि जो इस मेमोरी ब्लॉक जो मैं आपसे ले रहा हूँ उसमें मैं कौन सी वैल्यू स्टोर करूंगा, इंटीजर वैल्यू स्टोर करूंगा, और उसका नाम क्या रखूंगा, उसका नाम रखूंगा एज, ठीक है। समझ में आ रहा है। यदि मैं लिखता है कि इंट एज बराबर 20, तो इसका मतलब क्या था कि मैंने इंटीजर नाम की वैल्यू इस कंटेनर में स्टोर करनी है, इस वेरिएबल में स्टोर करनी है जिसका नाम एज है, और उसमें क्या वैल्यू मैं डाल रहा हूँ, 20 वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। तो हालांकि डिफरेंट डेटा टाइप्स है, उन पे अलग से चर्चा करेंगे, इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड, इन पे हम अलग से चर्चा करेंगे, ठीक। आप देखिए, आप वैल्यू को एक साथ भी वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं या अलग से भी। जैसे मैंने लिखा इंट एक्स, तो पहले मैंने क्या करा, वेरिएबल डिक्लेयर करा, एक एक्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा विच विल होल्ड द इंटीजर वैल्यू, और उसके अंदर फिर मैंने दूसरे स्टेटमेंट में क्या डाल दी, एक इंटीजर वैल्यू डाल दी, यानी कि 10। या फिर एक साथ भी मैं कर सकता था, मैं सीधा एक ही स्टेटमेंट लिखता, इंट एक्स बराबर 10, यानी कि इंटीजर नाम का वेरिएबल एक्स है, इंटीजर नाम का आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा एक्स, जिसके अंदर आपने 10 वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो बेसिकली आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वेरिएबल बेसिकली आपकी जो रैम है उसमें एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एलोकेट करने के लिए यूज किया जाता है, और उसमें आप जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो पहले आप डेटा टाइप लिखेंगे और फिर आप लिखेंगे वेरिएबल का नाम, ठीक है। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है, यहाँ पे ट्विस्ट आता है कि सर जो वेरिएबल का नाम हमें लिखना होता है, क्या वो हम कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं? तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, बट सी लैंग्वेज में कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते ही आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। यदि आपने उन रूल्स को ब्रेक करते हुए वेरिएबल का नाम लिखा तो आपको कंपाइल एरर मिल जाएगा, यानी कि आपका प्रोग्राम आगे
एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो वे रूल्स आप बीइंग एज अ स्टूडेंट आपको पता होने चाहिए कि वे रूल्स क्या हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि रूल्स क्या हैं। पहली चीज समझिएगा, स्टार्ट विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर। आप यदि किसी भी वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं तो आप किसी भी लेटर से ए टू जेड में या स्मॉल ए टू जेड में या फिर 0 से लेकर 9 नंबर के बीच में किसी भी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर एक स्पेशल सिंबल अलाउ है जिसको हम कहते हैं अंडरस्कोर। ठीक है, वेरिएबल के नाम में आप सिर्फ 3 चीजों का यूज कर सकते हैं, एक लेटर्स, डिजिट्स 0 to 9, या फिर एक स्पेशल सिंबल जो कि है अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई और स्पेशल सिंबल या स्पेसेस आपके अलाउ नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने एक वेरिएबल का नाम लिखा वैलिड नेम, तो ये अलाउ है। ठीक है, यदि मैंने इसको स्टार किया अंडरस्कोर से, अंडरस्कोर माई वेर, ये वेरिएबल का नाम लिखा तो ये अलाउ है। यदि मैंने लिखा x1 तो ये अलाउ है क्योंकि नंबर्स पे अलाउ है। लेकिन यदि मैं लिख रहा हूँ वैलिड नेम, वैलिड हाइपन नेम, यहाँ पे मैंने हाइपन लगा दिया बीच में, तो ये अलाउड नहीं है क्योंकि हमारे हाइपन अलाउ नहीं होता है। ठीक है, यदि मैंने लिखा 983XYZ, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या ये अलाउड है या नहीं अलाउड है, ये मुझे बताइए। 983XYZ क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है, ये आप बताइएगा। ठीक है, बाद में बताइएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक, दूसरा रूल देखिए। ठीक है, क्या ये यहाँ पे सही प्रिंट है या गलत प्रिंट है, इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दूसरा चीज लिखिए, फर्स्ट करेक्टर रूल। नाम की शुरुआत हमेशा किससे होनी चाहिए? नाम की शुरुआत हमेशा हमेशा एक करेक्टर से होनी चाहिए। ठीक है, एक लेटर से आप शुरू कर सकते हैं, एक किसी भी अंडरस्कोर से कर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, इस हिसाब से आपको यहीं पर इसका आंसर मिल गया। आपने लिखा 983XYZ, तो यहाँ पे ये वेरिएबल किससे स्टार्ट हो रहा है? 9 से। तो 9 से तो हम स्टार्ट कर ही नहीं सकते हैं, इस वजह से ये क्या है? इनवैलिड हो गया। ठीक है, अब देखिए, इंट नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया रोल 32, तो ये अलाउ है। लेकिन यदि मैं 32 रोल लिखता तो ये अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि 32 एक नंबर है और नंबर से शुरू नहीं हो सकता वो। ठीक है, तो हमेशा देखिएगा, पहला या तो आप करेक्टर रूल जो है, या तो आप लेटर से स्टार्ट करें या फिर आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ऐसे भी लिख सकता था, इंट अंडरस्कोर रोल 32, ये अलाउ था। ठीक है, लेकिन 32 पहले लिखना अलाउ नहीं था क्योंकि नंबर हमारे अलाउ नहीं होते वेरिएबल के नाम में। ठीक है, वही चीज कि कैन कंटेन्स लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर, वो सारी चीज मैंने आपको बता दी। आप यदि लिखे तो टोटल अंडरस्कोर सम अलाउ है, यूजर एज अलाउ है, डेटा 2024 अलाउ है, लेकिन टोटल हाइफन सम अलाउ नहीं है क्योंकि सर यहाँ पे क्या हो गया? हाइफन आ गया। स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर अलाउ है। डेटा #2 अलाउ नहीं है क्योंकि हैश अलाउ नहीं है। ठीक है, बीटेक स्पेस 2026 अलाउ नहीं है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है कि भाई ये अलाउ क्यों नहीं है, इसके बारे में बताऊंगा आगे। अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा, रुके रहिएगा वीडियो में। तीसरा पॉइंट देखिए, नो कीवर्ड्स आर अलाउड। ठीक है, सी में हमने लास्ट में पढ़ा था कि सी के पास अपने कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स जिन्हें कहते हैं। तो आप कीवर्ड्स के नाम पे वेरिएबल का नाम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 32 रिजर्व वर्ड्स हैं, जैसे इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, इफ हुआ, वाइल हुआ, फोर हुआ, तो ये वर्ड्स कंपाइलर के लिए पहले से फिक्स हैं। ठीक है, इसलिए आप इनका कोई भी वेरिएबल नाम या इनका कोई अलग रूप नहीं दे सकते। ठीक है, इंट वैल्यू आपने वैलिड है क्योंकि कीवर्ड नहीं है, वैल्यू कोई कीवर्ड नहीं है। लेकिन इंट फ्लोट इनवैलिड है क्योंकि फ्लोट ऑलरेडी एक रिजर्व वर्ड है। यदि मैं लिखूं इंट 4 तो ये वैलिड नहीं है क्योंकि 4 ऑलरेडी एक रिजर्व वर्ड है। सी के पास 32 रिजर्व वर्ड्स हैं। ठीक है, जो सी के अपने हैं। ठीक, आगे देखिए, फोर्थ पॉइंट, केस सेंसिटिव, यानी कि सी लैंग्वेज जो है एकदम स्ट्रिक्टली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि अगर यदि आप लिखते हो इंट कैपिटल में एज और लिखते हो इंट स्मॉल लेटर्स में एज, तो दोनों डिफरेंट है। या आप लिखते हो इंट कैपिटल में ए फिर AGE, तो ये सब अपने आप में क्या है? अलग अलग है। तो सी का ध्यान रखिएगा, सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वाइवा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्या सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है या नहीं है, और ये रूल्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि आप रूल्स
के बारे में आपसे पूछा था कि वेरिएबल्स को आप कैसे भैया बनाएंगे, क्या रूल्स हैं। ठीक, अगली चीज, नो वाइट स्पेस अलाउड, स्पेस अलाउड नहीं है। जैसे मैंने आपको ऊपर दिया था ये बीटेक 2026 स्पेस 2026 वाला, तो ये इस वजह से इनवैलिड है क्योंकि इसमें क्या है, आपने स्पेस दे दिया है। तो आप स्पेस यदि दे दोगे तो वो इनवैलिड वेरिएबल नेम हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर माई सैलरी वैलिड है, आपने स्पेस नहीं दिया, वैलिड है। लेकिन यदि आपने जहां पे स्पेस दिया वो वहां पे क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो ये 5 गोल्डन रूल है जो आपको पता होनी चाहिए। आपने हमेशा किससे स्टार्ट करना है, या तो लेटर से, अंडरस्कोर से, आप कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं, सी के जो रिजर्व कीवर्ड्स है उनको आप यूज नहीं कर सकते हैं। तीसरा, सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, यानी कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का अंतर आपको समझना होगा यहाँ पे, और कोई भी वाइट स्पेस आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अक्सर कोशिश यही करी जाती है, जो बेटर कन्वेंशन होता है कि या तो कैमल केस या स्नेक वाला आप यूज करें। ठीक है, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स एंड यू मस्ट नो दीज रूल्स। ठीक, आइए देखते हैं। देखिए, वैलिड नेम्स है, स्टूडेंट आईडी चल जाएगा, ये वैलिड नेम है अंडरस्कोर, एवरेज स्कोर, ये वैलिड नेम है क्योंकि अंडरस्कोर अलाउड है, स्पेशल सिंबल में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है। ये इनवैलिड है, 9 लाइफ्स। ठीक है, इंटीजर 9 लाइफ्स इनवैलिड क्यों है, क्योंकि सर 9 से शुरू कर रहे हो, आप हमेशा डिजिट या अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। इंट फाइनल हाइपन ग्रेड, यहाँ पे बीच में हाइपन आ गया, इस वजह से क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। कार वॉइड, वॉइड ऑलरेडी एक सी का रिजर्व वर्ड है, तो इस वजह से क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो अक्सर ये पूछा जाता है, और जब भी आप प्लेसमेंट वगैरह के टेस्ट देते हैं तो वहां पे भी आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वेरिएबल नेम और नॉट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इसकी गहराइयों पे कूदते हैं। अब आते हैं इसके सबसे मजेदार और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पे, जो स्टूडेंट्स को होता है, वो है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं अलग अलग पॉइंट से आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि यदि आप वेरिएबल्स को देखते हैं उनके स्कोप के अनुसार, स्कोप के अनुसार क्या, कि वो कहाँ तक उनका वैल्यू स्टेबल रहेगी। ठीक है, कहाँ कहाँ उसकी वैल्यू मतलब दिखाई देगी, और कौन कौन से फंक्शन उस वैल्यू को यूज कर सकते हैं, उसको कहते हैं स्कोप। ठीक है, तो इसके मुताबिक 2 तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल का मतलब क्या है, जैसे मैंने कोई फंक्शन बनाया यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले, और इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंट x बराबर 10, तो ये जो वेरिएबल है ये इस फंक्शन के लिए ही है। इस फंक्शन के बाहर यदि मैं इस वेरिएबल को यूज करूंगा तो वो यूज नहीं होगा, यानी कि ये जो कर्ली ब्रैकेट्स लगे हैं इनके अंदर ही आप इन वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी कोई आप वेरिएबल किसी फंक्शन या किसी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, और यही फंक्शन इन वेरिएबल को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो औकात है, बेसिकली इसी फंक्शन के अंदर है, बाहर का दूसरा फंक्शन इनको कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल में क्या है, ग्लोबल वेरिएबल में जो स्कोप है, यानी कि एक्सेस आप कहां तक कर सकते हो, इनकी पहुंच कहां तक है, वो फंक्शन के बाहर तक रहती है। ठीक है, यानी कि इस वेरिएबल्स को आप फंक्शन के बाहर सबसे ऊपर फाइल के टॉप पे डिक्लेयर करते हैं। जैसे फंक्शन है हमारा वॉइड फंक्शन 1, तो इसके ऊपर मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया इंट ग्लोबल वेरिएबल 100। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली ऐसे समझिए जैसे कि ये एक सरकारी प्रॉपर्टी होगी और अब इसको कोई भी यूज कर सकता है, तो कोई भी वेरिएबल इसकी वैल्यू को यूज कर सकता है। लेकिन यदि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इस वैल्यू को देता तो वहीं पे इसको यूज कर सकता था। जैसे मैंने लिखा ग्लोबल वेरिएबल 100, तो ये वाला फंक्शन 1 से यूज कर पाएगा। ये लिखा फंक्शन 2, यहाँ भी मैंने इस वैल्यू को यूज करा ग्लोबल वर्ड को, तो यहाँ भी इसको यूज कर पाएगा। ठीक है, यानी कि इसका स्कोप बेसिकली क्या है, हर फंक्शन के लिए हो गया, ये फंक्शन के बाहर आप इसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, क्लियर है, रूल्स लेकिन वही रहेंगे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के जो मैंने आपको बताए थे। फिर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं स्टोरेज क्लास के हिसाब से। ठीक है, सवाल यह है कि वेरिएबल मेमोरी में कहाँ रहेगा, उसकी शुरुआत किस वैल्यू से होगी, और वो कब मरेगा, मतलब उसका स्कोप, उसकी लाइफ टाइम कब तक रहेगी, ये सारी चीज यहाँ पे समझेंगे।
तो इसके मुताबिक मेमोरी में कहाँ रहेगा, उसकी शुरुआत किस वैल्यू से होगी और उसकी लाइफ टाइम क्या रहेगा। तो देख, इसको हम बेसिकली अलग अलग तरीके से देखते हैं। पहला है हमारा ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक का मतलब है कि ये जो है रैम की स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है, लेकिन इसको डिक्लेयर करने के लिए आप ऑटो कीवर्ड का यूज करते हैं, बट ये ऑप्शनल है। ठीक है, जैसी फंक्शन मेमोरी से डिलीट हो जाएगा, अगली बार जब आप उसको कॉल करोगे तो नया बनकर आएगा, पुरानी बातें भूल जाएगा। ठीक है, और आपने यदि कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा है, ठीक है, ऑटो, जैसे आपने लिखा ऑटो इंट एक्स बराबर 10। ठीक है, आप यहाँ पे समझिए, पहली चीज तो समझिए कि फंक्शन के खत्म होते ही वेरिएबल मेमोरी से भी डिलीट हो जाएगा। अगली बार जब आप इसे कॉल करेंगे तो बिल्कुल नया बन के आएगा, पुरानी बातें भूल जाएगा कि क्या थी। ठीक है, यदि आप यहाँ पे कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू लेगा वो कौन सी वैल्यू लेगा, गार्बेज वैल्यू लेगा। ठीक है, कोई भी रैंडम गार्बेज वैल्यू लेगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही फंक्शन खत्म वैसे ही ये वेरिएबल भी खत्म। दूसरा, सी में आप नॉर्मल इंट एक्स जो लिखते हैं, जैसे आपने लिखा नॉर्मल इंट एक्स या फिर आपने लिखा ऑटो इंट एक्स, तो ये दोनों ही बातें सेम है। तो इस तरीके की कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि सर ये क्या दोनों अलग अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही बातें सेम है, इंट एक्स लिखो या ऑटो इंट एक्स लिखो, दोनों ही चीजें सेम है। ठीक है, दोनों में कुछ भी अलग से अंतर नहीं है। ठीक है, जैसे ही फंक्शन खत्म वैसे ही इसका भी स्कोप खत्म हो जाएगा। दूसरा है आपका रजिस्टर। इसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, ये ऑटो की तरह ही है, बट जो ऑटो में आप वेरिएबल स्टोर कर रहे थे वो रैम में स्टोर हो रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे जब आप रजिस्टर में स्टोर करते हैं तो सीपीयू के रजिस्टर में स्टोर होता है। ठीक है, सीपीयू के रजिस्टर में इसको इसलिए स्टोर करते हैं ताकि ये थोड़ा सा सुपर फास्ट हो जाए। ठीक है, थोड़ा तेजी से एक्सेस कर पाए, थोड़ा तेजी से हम इसको एक्सेस कर पाए, इसलिए हम सीपीयू के रजिस्टर में स्टोर करते हैं। और इसको वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले आपको एक कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, उससे पहले रजिस्टर। ठीक है, सीपीयू के रजिस्टर में स्टोर होता है। इनिशियल वैल्यू इसकी गार्बेज वैल्यू होती है, यदि आपने कोई वैल्यू डिक्लेयर असाइन नहीं करी है तो क्या हो जाएगी, गार्बेज वैल्यू हो जाएगी। स्कोप इसका भी लोकल होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये रैम में नहीं, इसलिए आप यहाँ पे पॉइंटर ये से इसको, इसकी मेमोरी एड्रेस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप पॉइंटर से इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि रैम की से ही, रैम में यदि कोई डेटा स्टोर है तो ये हम उसको पॉइंटर से एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला अगला है आपका स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल को आप इस तरीके से समझिए कि जब भी आप स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपको स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो स्टैटिक इंट एक्स, इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर करा है एक्स, ये स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब ये है कि ये अपनी वैल्यू कभी नहीं भूलता। मतलब जैसे फंक्शन खत्म हो गया, फंक्शन खत्म होने पे जैसे ऑटो में आप कर रहे थे वो मेमोरी अपनी, वो भूल जाता है अपनी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन खत्म होने पे मेमोरी से ये डिलीट नहीं होता, ये अपनी पुरानी वैल्यू को याद रखता है। और जब भी आप अगली बार कॉल करेंगे तो वहीं से शुरू होगा जहां आपने पिछली बार इसको छोड़ा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यदि आपने किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक लगा के डिक्लेयर किया है, ठीक है, स्टैटिक इंट एक्स, तो ये अपनी वैल्यू नहीं भूलेगा, जो इसकी पुरानी वैल्यू रहेगी उसको याद रहेगा, मेमोरी से डिलीट नहीं होता है। ठीक, और जैसे आप ऑटो में कर रहे थे, रजिस्टर में कर रहे थे, यदि आपने इसको वैल्यू असाइन नहीं करी है तो ऑटो रजिस्टर में क्या हो रहा था कि आपके पास एक गार्बेज वैल्यू स्टोर हो रही थी, लेकिन यहाँ पे यदि आपने वैल्यू असाइन नहीं करी है तो ये 0 इनिशियल वैल्यू लेता है। ठीक है, स्कोप इसका भी लोकल है। ठीक, पूरे प्रोग्राम के एंड तक अपनी वैल्यू को रिटेन करता है। ठीक है, it is initialized only one and when the function is called again it called with the old value। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, एक बार देख लीजिए। ये स्टैटिक लोकल भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है। इसका की फीचर यही है कि ये अपनी वैल्यू को डिफरेंट फंक्शन कॉल में नहीं भूलता है। ठीक है, यदि आपने इसे इनिशियलाइज कर दिया तो मल्टीपल कॉल्स में भी अपनी वैल्यू को बनाए रखता है। जैसे सपोज करो
यहाँ हमने एक फंक्शन बनाया। इन फंक्शन क्या है अभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि फंक्शन हम अलग से भी पढ़ेंगे, बट आप समझिएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया इंक्रीमेंट, और इसके अंदर आपने डिक्लेयर करा स्टैटिक इंट काउंट 0। तो स्टैटिक का वेरिएबल का मतलब है कि ये मेमोरी से डिलीट नहीं होगा और अपनी वैल्यू को याद रखेगा, हमेशा याद रखेगा। ठीक है, आगे करा काउंट प्लस प्लस प्रिंटफ मेन। जब आप मेन में अपने फंक्शन को चला रहे हैं इंक्रीमेंट करके, तो ये क्या लेगा, इस वैल्यू इस फंक्शन पे जाएगा, यहाँ से मेन से फंक्शन, हमेशा कोई भी सी प्रोग्राम मेन से शुरू होता है। तो आपने इस फंक्शन को कॉल करा तो ये कहाँ जाएगा, इस फंक्शन पे जाएगा, इस फंक्शन के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे आपने देखा कि काउंट की वैल्यू 0 है, काउंट प्लस प्लस कर दे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और इसको ये प्रिंट कर देगा, यानी कि यहाँ पे जब आउटपुट आएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब जब आप दूसरी बार फिर से इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 नहीं रहेगी, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है और ये अपनी वैल्यू को भूलता नहीं है। और काउंट प्लस प्लस करने पे वैल्यू हो जाएगी 2, जब आप मेन में वापस आउटपुट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, क्योंकि ये प्रीवियस कॉल से अपनी वैल्यू को भूला नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स को कुछ वेरिएबल्स को, माफ कीजिए, वेरिएबल्स को आप ऐसे डिक्लेयर करते हैं एक्सटर्न इंट, इस तरीके से। तो पहले तो समझिए ये भी रैम में स्टोर होता है। कीवर्ड कौन सा यूज होता है इन्हें डिक्लेयर करने के लिए, एक्सटर्न, उसके बाद आप वेरिएबल का डेटा टाइप और वेरिएबल क्या नाम लिखते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होती है, 0 होती है, स्टैटिक की भी 0 होती है, यानी कि ऑटो और रजिस्टर में लेकिन क्या थी, गार्बेज वैल्यू थी। ठीक है, काम क्या है इसका, आप उसके काम समझिए। ठीक है, स्कोप इसका ग्लोबल है, इसका स्कोप ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब समझ रहे हो, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में भी आप इसको कॉल कर सकते हो। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सटेंड कीवर्ड का काम क्या है, एक्सटर्नल कीवर्ड किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज नहीं करता। ठीक है, डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है, डिफाइन करने के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड सिर्फ कंपाइलर को ये बताता है कि भैया इस वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर तो कर रहा हूं, पर इसकी जो एक्चुअल रजिस्ट्री, एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो किसी दूसरे फाइल में या नीचे कहीं और ऑलरेडी है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये चीज है। जैसे जब हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और उसमें मल्टीपल फाइल्स हैं, जैसे मान लीजिए एक फाइल 1.c है, एक फाइल .c है। ठीक है, और आपने अगर फाइल 1 का कोई ग्लोबल वेरिएबल फाइल 2 में चलाना है, तो फाइल 2 में हम लिखते हैं एक्सटर्न इंट ग्लोबल वेरिएबल। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप ये समझ जाओगे कि भैया ये ऑलरेडी जो है डिफाइंड है कहीं दूसरी फाइल्स में, जब मल्टीपल फाइल्स होते हैं तब इसका यूज बेसिकली हम होता है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल ये है कि जैसे आपने लिखा एक्सटर्न इंट एक्स, ये कंपाइलर को बेसिकली कह रहा है कि यहाँ पे मेमोरी एलोकेट मत करो, इसकी मेमोरी ऑलरेडी एलोकेटेड है, नीचे या ऊपर कहीं भी एलोकेटेड है। ठीक है, यानी कि इसका मेन एडवांटेज आप ये समझिए कि ग्लोबल वेरिएबल्स को शेयर करने के लिए मल्टीपल फाइल्स में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे मान के चलो आपने फाइल ए में लिखा इंट काउंट बराबर 10। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे एलोकेटेड होगी इसकी। अब आप दूसरी फाइल बना रहे हो फाइल बी .c, उसमें आप लिख रहे हो एक्सटेंड इंट काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ काउंट फ्रॉम फाइल मेंशन्ड है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसका जो वे है ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट मत करो, ये ऑलरेडी एलोकेटेड है। ठीक है, तो ये सारे हमने क्विकली समराइज करके चीजें आपको बताई। ठीक है, कि ये सब चीजें क्या होती हैं, कैसे होती हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल का नाम कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल के टाइप्स क्या क्या हैं, ऑटो, स्टैटिक, लोकल, ग्लोबल, एक्सटर्न, रजिस्टर, ये सब क्या है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आगे हम मिलते हैं फिर, अब इस पे और विस्तार से आप चीजें और ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। बस इनके मेन पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, डेटा टाइप्स से बात करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, हैव अ नाइस डे।